नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं इंडिया जीके से रिलेटेड जो प्रश्न है आपकी जो आगामी परीक्षा होने वाली है जो आर्मी के लिए, तो इंडिया जीके का आपका आज की क्लास रहने वाली है। अपन लगभग 50 प्रश्न करने वाला है। इनमें से कुछ प्रश्न है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न संभावित रहने वाले हैं, तो पूरी क्लास जरूर देखें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर पहला प्रश्न पूछा है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश कहलाता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं भाई, पहले प्रश्न में पूछा है प्रवेश, भारत का प्रवेश द्वार या प्रवेश कहलाता है। तो याद रखना यहां पर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं क्योंकि जो भी पर्यटक है, जैसे अपन कह सकते हैं जल मार्ग या वायु मार्ग के द्वारा आने वाले जहाज यात्री या जो पर्यटक है वो सर्वप्रथम मुंबई में प्रवेश करते हैं। तो ये कह सकते हैं अपन भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई। ठीक है, कोलकाता यहां पर हो जाएगा, जैसे कि बेंगलुरु, सिलिकॉन ऑफ वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसी प्रकार मुंबई हो जाएगा अपना भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है भाई, अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के जारी किसने किए थे? वीणा बजाते हुए, और एक याद रखना यहां पर मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम, और आर्थिक राजधानी यह भी याद रखना आपको। ठीक है, माया नगरी और भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के किसने जारी किए थे? मतलब यहां पर है कि भाई समुद्रगुप्त थे जो जिन्होंने अपने सिक्के जारी किए और सिक्के पर अपनी खुद की आकृति, खुद का चित्र वीणा बजाते हुए मुद्रित करवाया। तो याद रखना यहां पर समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका सही उत्तर। समुद्रगुप्त ने जो है वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के जारी किए थे, ये आपको याद रखना। अब समुद्रगुप्त को भाई एक बात याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कई बार आपके आर्मी एग्जाम में पूछा गया किसे कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी। तो दोस्तों जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। अब महावीर स्वामी कौन, इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। भाई जैन धर्म के महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, याद रखना कौन है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन भाई? याद रखना ऋषभनाथ। कौन है? ऋषभनाथ। जैन धर्म के 24वें तो हो जाएंगे अपने महावीर स्वामी, और जैन धर्म के जो पहले या फिर अपन कह सकते हैं कि भाई संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये अपन बात कर सकते हैं भाई कौन थे? तो याद रखना ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, याद रखना ऋषभदेव। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऋषभदेव। संस्थापक कौन? ऋषभदेव जैन धर्म के। और पहले तीर्थकर कौन? तो यहां पर हो जाएगा ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म होता है वैशाली कुंड ग्राम में, मृत्यु होती है यहां पर इनके पावापुरी में। पिता का नाम याद रखना सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और इनके बचपन का नाम याद रखना वर्धमान। यह बात आपको याद रखनी है महावीर स्वामी से संबंधित। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का संबंध किससे है? श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या आजीवक संप्रदाय। तो याद रखना श्वेतांबर व दिगंबर है जो जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। जैन धर्म की दो शाखा है कौन? श्वेतांबर व दिगंबर, ये याद रखना। अब श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं भाई, सफेद कपड़े पहनने वाले संत, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं।
जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो दिगंबर, और श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, ये आपको याद रखना है। और श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। और जैन धर्म का मैंने बता दिया, जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभदेव। पहले तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। 24वें तीर्थकर कौन? महावीर स्वामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको क्या करना है? अपनी जो बुक है उसे पढ़ते रहना। जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हो, जहां से नोट्स बना रहे हो, वो पढ़ते रहना। ये आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए काम करेगी, टेस्ट सीरीज के रूप में। यानी आपको पता चलेगा भाई कि हाँ ये प्रश्न मेरा पढ़ रखा है, यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर आप अपने मन ही मन में कि भाई बताओगे ये प्रश्न सही। तो इस तरह से आपको मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ में हर प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता रहूंगा, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न पूछा है, अलवार व नयननार संतों ने भक्ति आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? अलवार व नयननार संतों ने भक्ति आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो नयननार ये शिव के पूजा, अपन कह सकते हैं शिव भक्त थे। ये कौन थे? शिव भक्त। और अलवार थे विष्णु भक्त। इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन कहां से, याद रखना यहां पर हो जाएगा दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत में यहां पर इन्होंने संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू किए। कौन कौन? अलवार व नयनवार संतों ने। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, अनुच्छेद 32 को B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है? कितने प्रकार की रिट लगा सकते हैं अपन? अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग अंबेडकर ने कहा कि भाई इसमें कितनी प्रकार की जो है रिट लगा सकते हैं। तो पहले तो भीमराव अंबेडकर की बात करें, यह प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन भाई? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहां पर 5 प्रकार की रिट लगा सकते हैं अपन। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रिट का उल्लेख किया है इसमें, यह आपको याद रखना है। ठीक है। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहा जाता है। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। यहां पर अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है यहां पर, बिली जीन विंग कप, रोजर्स कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये कप है बिली जीन विंग कप, अगला है रोवर्स कप, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये किससे है भाई? रोजर्स जो है टेनिस से हो जाएगा, ये टेनिस से संबंधित है। अब यदि मैं बात करूं फुटबॉल की, तो फुटबॉल के याद रखना आप, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप और संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप और रोवर्स, ये भी आपको याद रखना है। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और ये हो गए फुटबॉल के कप। याद रखना फुटबॉल के कौन कौन से कप हैं, तो ये आपको याद रखना है। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, ये हो जाएगी फुटबॉल के। सुब्रतो कप, रोवर्स कप, संतोष, डूरंट, तो ये आपको याद रखना है फुटबॉल के। और यहां पर ये है जो टेनिस का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक यहां पर लिख दो सुब्रतो कप, ये हो जाएगी फुटबॉल के कप। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है 8वां, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो अपन यहां पर मैं बात करूं नेशनल हाईवे, सबसे लंबा और सबसे छोटा, NH छोटा, याद रखना NH47A ये सबसे छोटा है और NH44 ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई।
साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भाई कोई भी यदि आप बाद में अपन रिवीजन कर सके आराम से, तो साथ साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो सबसे जो है अपन कह सकते हैं भाई कि बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH40, NH44, और सबसे छोटा हो जाएगा NH47A। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल त्रिकोण का चिन्ह किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण का चिन्ह, तो ये भाई किसका प्रतीक बताता है? विरोध प्रदर्शन का? नहीं। एडम का? नहीं। खतरे का चिन्ह? खतरे का तो इस प्रकार से होता है, और उसमें जैसे तो खतरे का भी नहीं है। तो यहाँ पर परिवार नियोजन का चिन्ह बताता है। ये परिवार नियोजन का, परिवार को किस तरह से बनाकर रखना है जो अपन, तो ये परिवार नियोजन यानी परिवार निर्माण का कह सकते हैं अपन। तो लाल त्रिकोण का चिन्ह किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला 10वां प्रश्न पूछ रहा है, पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? अपने वर्तमान राष्ट्रपति कौन भाई? द्रौपदी मुर्मू। कौन सी राष्ट्रपति है? याद रखना आप, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। कितने नंबर की? 15वें नंबर। तो ये हो जाएगी आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब बात करते हैं भाई कि किस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। यहां पर है जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ए और बी दोनों। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक यहां पर नेट। चलो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए और बी दोनों। तो पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी भी मृत्यु हुई, और फखरुद्दीन अहमद अली इनकी भी मृत्यु हुई पद पर रहते हुए। तो पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु? ए और बी दोनों याद रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? असुमेलित कौन सा है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सही है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी सही। CDS की फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी आपको याद रखनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और NRC, तो ये आपकी जो है फुल फॉर्म है जो गलत है। वर्तमान CDS कौन है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान के CDS, ये आपको याद रखना। कई बार आपके एग्जाम में जो है आगे होने वाले में पूछा भी जा सकता है। तो वर्तमान CDS कौन? अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत है स्वर कोकिला लता मंगेशकर, पायली एक्सप्रेस PT उषा, नाइटेंगेल, ये हो जाएगी सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भी दे रखे हैं बिल्कुल सही जगह पर है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, पायली एक्सप्रेस PT उषा को कहा जाता है, और नाइटेंगेल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से गलत पहचानिए। कौन सा है जो ऑप्शन गलत होगा? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, बिल्कुल सही है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, यह भी सही है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 नवंबर को, यह गलत है, 4 दिसंबर को। और अगला है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, यह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा यहां पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? 14 प्रश्न पूछ रहा है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बेंगलुरु,
कोलकाता, लखनऊ या फिर रायपुर? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ये जो है अपन कह सकते हैं 12 मास मौसम यहां पर सुहाना रहता है, तो बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यहां पर एक प्रश्न कभी कभी यहां पर पूछा जाता है कि भाई मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो याद रखना हो जाएगा केरल। मसालों का बगीचा केरल। और यदि बात करें भारत का बगीचा, तो यहां पर मौसम सुहाना रहता है और बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा, और मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। ये याद रखना आप। अगला है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। कोलंबस, जेम्स कुक, मैगस्थनीज और वास्को डी गामा। तो आप सब जानते हैं भाई भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत आया। अपन कह सकते हैं जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और इन्होंने जो 1400, ये आपको सन याद रखना है कब, 1498 वास्को डी गामा को और वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कालीकट बंदरगाह केरल आया था 1498 और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोजकर्ता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त किसने किया था? तो इसकी मैं आगे बताऊंगा एक लास्ट में ये प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर खिलजी वंश? बताओ भाई। सबसे लंबा शासनकाल, तो याद रखना तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी अपन कह सकते हैं भाई 94 साल इनका शासन रहा। और खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक इनका शासन रहा, 30 साल तक। ये आपको याद रखना। तो सबसे लंबा शासनकाल हो जाएगा यहां पर तुगलक वंश का। ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल किन किन का है? तो यहां पर राज्यसभा का भी 6 वर्ष का कार्यकाल, विधान परिषद का भी 6 वर्ष का कार्यकाल, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का भी 6 वर्ष का कार्यकाल। तो यहां पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, 18वें का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1757, 73, 64 या फिर 1858? तो रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना 1773 ईस्वी को पारित हुआ। ये आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न पूछा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अपना, जैसे यहां पर 1773 याद रखना, तो यहां पर आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में यदि पूछे प्रश्न तो क्या रखोगे? 1784। और रेगुलेटिंग एक्ट के दोष को ठीक करने के लिए यह पारित हुआ 1784। यह आपको याद रखना 1784। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, सर्वप्रथम शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किसने किया?
तो यहां पर 1813 का एक चार्टर एक्ट था। इसने क्या किया भाई, शिक्षा पर जो भी शिक्षित है उन पर ईयर जो है 1 लाख का खर्च का प्रावधान पारित किया। 1813 का चार्टर एक्ट, ये आपको याद रखना है। 22वां प्रश्न पूछ रहा है 1835 ईस्वी किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना? 1835 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना। यदि मैं बात करूं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो ये हो जाएगा भारत के प्रथम जीजी, यानी कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल। कौन भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यदि मैं बात करूं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। अगला पूछ रहा है यहां पर किस अधिनियम के तहत गवर्नर पद की जगह वाइसराय पद सर्जित किया गया? किस अधिनियम के तहत गवर्नर पद की जगह वाइसराय पद सर्जित किया गया? 23वां प्रश्न यहां पर है। तो भाई यहां पर 1808 का अधिनियम, 1858, 1861, 1909। तो याद रखना 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम है जो वाइसराय पद सर्जित किया। और पहले वाइसराय कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय। अगला है 24वां, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत याद रखना यहां पर हो जाएगी 1909 मार्ले मिंटो। 1909 मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 मार्ले मिंटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अंतिम मौर्य सम्राट, तो अंतिम मौर्य सम्राट थे अपन के आपके बृहदत्त। ये थे अंतिम मौर्य सम्राट, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 26वां, भारत का प्रसिद्ध पार्वती मंदिर कहां पर स्थित है? पार्वती मंदिर की बात की जा रही है। जैसे भारत के अपन बोल सकते हैं कि भाई ये स्टैटिक जीके का प्रश्न, जो भी मंदिर कहां पर है, पर्यटन स्थल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, यहां पर पूछा है प्रसिद्ध पार्वती मंदिर, तो कहां पर हो जाएगा? नचना कुटार एमपी, मध्य प्रदेश। नचना कुटार एमपी, ये आपको याद रखना है, भारत का प्रसिद्ध पार्वती मंदिर। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना यहां पर हो जाएगा 2.42% हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यदि प्रश्न पूछ ले यहां पर क्या भाई भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना, तो 2.42%। और यहां पर यदि पूछ ले भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी, तो यहां पर याद रखना 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है? विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या और क्षेत्रफल 2.42%, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछा है, कभी कभी जनसंख्या में भी पूछा जा सकता है कि भाई जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या में आप सब जानते हो कौन सा भाई? दिल्ली। और सबसे छोटा याद रखना ये आपको लक्षद्वीप, ठीक है ये। और यहां पर पूछा क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पहले तो था अंडमान निकोबार, ठीक है। अब है अपने जम्मू कश्मीर है। जब ये अपना जो है केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 के बाद हो गया अपना सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और इससे पहले था अंडमान निकोबार। और यदि मैं बात करूं सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या में भी छोटा है और क्षेत्रफल में भी छोटा है, ये आपको याद रखना है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कोई कॉल आ रहा है बीच में थोड़ा, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है भाई? भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय, ये याद रखना आपका अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का है जो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय। ये याद रखना आपको। टोटल भाई कितने हाईकोर्ट है? याद रखना 25 है। सबसे पहला याद रखना मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये शुरुआती 3 हाईकोर्ट है। टोटल 25 हाईकोर्ट है। और अभी जो लेटेस्ट है जो अमरावती हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। अगला पूछ रहा है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मैंने पहले बताया एक प्रश्न में, तो जैसे भाई मसालों का बगीचा याद रखना आप केरल को कहा जाता है। यदि मैं बात करूं मसालों का राजा किसे कहा जाता है और मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को, और राजा काली मिर्च को, और रानी इलायची को कहा जाता है। ये आपको याद रखना। यहां पर मसालों का बगीचा पूछा है तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सफेद झंडा का संकेत देता है। सफेद झंडा खतरे का तो भाई लाल हो गया, नहीं देगा। दूध का भी नहीं, आलू का भी नहीं, ये क्या मजाक बना के रखा। यहां पर ये आपको ऑप्शन से करो, दूध का नहीं, अंडे का नहीं, खतरे का लाल होता है। तो यहां पर सफेद पूछा, सफेद मतलब होता है शांति या फिर कह सकते हैं अपन समर्पण का। तो सफेद हो जाएगा आपका संधि, यानी कोई भी 2 गुट में लड़ाई हो रखी है तो संधि, आपस में समर्पण, संधि कर लो, समर्पण। तो ये हो जाएगा सफेद झंडा किसका संकेत है? संधि या समर्पण का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव किसके समय हुआ था? मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव किसके समय हुआ भाई? तो ये याद रखना आप हर्यक वंश के समय जो है मगध साम्राज्य के रूप में इसका आविर्भाव हुआ, ये आपको याद रखना है। अब यदि मैं बात करूं हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार, और बिंबिसार का जो है कार्यकाल कह सकते हैं 544 ईस्वी पूर्व से जो है ईस्वी पूर्व में इन्होंने मगध की गद्दी पर बैठे। कौन? बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अमित्रघात यूनानियों ने किसे कहा है? अमित्रघात। तो तो ये आपको याद रखना, यहां पर बिंदुसार को कहा गया है। अमित्रघात मतलब दुश्मनों को जो हराने वाला या दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला, उसे कहते हैं अमित्रघात, ये आपको याद रखना है। तो बिंदुसार को कहा गया है। चमुद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और शत्रु विनाशक। अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे बिंदुसार, तो शत्रु विनाशक भी कहा जाता है अमित्रघात को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अगला है, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है भाई? कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मैसूर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। ये आपको सिलिकॉन ऑफ वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिटी ऑफ ड्रीम किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला 35वां प्रश्न पूछा है, राष्ट्रकूट वंश को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया? तो इसका भी मैं आपको लास्ट में एक वो प्रश्न और इसका जो मैं आपको उत्तर बताने वाला हूं, या तो कल की क्लास में देकर बताऊंगा मैं इसका क्या है, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है मुझे। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं, गांधार शैली व मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आपको याद रखना है, कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली व मथुरा शैली का विकास हुआ है। अगला यहां पर पूछा है, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी।
कांस्य युगीन नगरीय नगरीय सभ्यता, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल यदि बात करूं तो मैं 25, जिसका काल है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और लिपि भावात्मक याद रखना बंदरगाह कौन सा है, लोथल पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड पद्धति यानी जो मकान नगरीय जो है बनावट अपन कह सकते हैं जो है वहाँ की नगरीय प्रणाली हो, ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई गई, ये आपको याद रखना। बंदरगाह कौन सा, लोथल। अगला है हिटलर की आत्मकथा क्या है। हिटलर की आत्मकथा उसकी जीवनी, तो यहाँ पर है मीन कैंप, यह है हिटलर की आत्मकथा। हिटलर के बारे में पूरी नॉलेज, इनके राजनीतिक जो भी प्रणालियाँ जो इसने अपनाई और योजनाओं से रिलेटेड, तो जर्मन की तो सब इसमें दे रखा है मीन कैंप में। याद रखना हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है, संसद के सदनों की बैठक के पश्चात कार्रवाई का प्रथम घंटा होता है, तो प्रथम घंटा प्रश्नकाल का होता है, और उसके बाद 12 से 1 जो होता है प्रश्नकाल के बाद वाला शून्यकाल होता है, उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है भाई, उड़ीसा में। इसे यूनेस्को की सूची में शामिल, 1984 में यूनेस्को सूची में शामिल, और निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया, यह आपको याद रखना है। अगला, वातापी व कल्याणी किस राजवंश की राजधानी रही है। वातापी व कल्याणी किस राजवंश की जो है राजधानी रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंश की राजधानी रही है वातापी व कल्याणी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत कबीर की मृत्यु स्थली, संत कबीर की मृत्यु स्थली कहाँ कौन सी है भाई, कहाँ पर संत कबीर का मृत्यु हुई। याद रखना आप, मगहर जगह है यूपी की, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु स्थली, यहाँ पर मृत्यु होती है संत कबीर की। 43 में हो जाएगा ऑप्शन ए मगहर, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म होता है वाराणसी में और मृत्यु हुई मगहर यूपी में, ये आपको याद रखना है। अगला पूछा प्रश्न, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष सम्राट अशोक ने जीता था, कौन से क्षेत्र को जीता था 7वें वर्ष में, और राज्याभिषेक के बाद 7वें वर्ष में। तो याद रखना ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी खोतान, कलिंग, ए बी दोनों, तो इसका हो जाएगा ए व बी दोनों। तो इन दोनों क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था 7वें, आपके यहां कह सकते हैं 7वें वर्ष में सम्राट अशोक ने, ये आपको याद रखना है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया भाई, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। वो धर्म स्वीकार करने से पूर्व अशोक किन का उपासक था, तो कलिंग युद्ध के बाद आपको याद रखना बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और कलिंग युद्ध के पहले ये कौन, शिव के पुजारी थे, जो है शिव भक्त थे, याद रखना शिव जी का, किसका उपासक, शिव जी का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है 46वां, मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाकर क्या नाम रखा। मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाकर उसका नाम क्या रखा। तो इसका हो जाएगा भाई खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने, यह आपको याद रखना, चित्तौड़गढ़ का नाम, चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करके चित्तौड़गढ़ का नाम रखा है खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम रखा जलालाबाद, जालोर दुर्ग का, यह भी आपको याद रखना है।
जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, और मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाकर इसका नाम रखा दौलताबाद। दौलताबाद, ये आपको याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला 47वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने या वाइसराय के समय भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, लॉर्ड हॉर्डिंग्स सेकंड। इसके जो है भारत राजधानी, जैसे कि 1911 में पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली इसे राजधानी बनाया गया। और कौन सा गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय। तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाया गया अपने भारत की राजधानी को। ठीक है। अगला, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता है? समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को समुद्री द्वीप कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। कुछ प्रश्न सरल भी है, कुछ कठिन भी है, लेकिन इस प्रकार से आर्मी में थोड़ा ये लेवल थोड़ा अप था, लेकिन थोड़े इजी सवाल पूछे जाते हैं। वो कल की क्लास में लेके आऊँगा, उसमें आप जरूर देखना। बिल्कुल इजी प्रश्न, थोड़ा इसमें हार्ड थे। महीणमती किस जनपद की राजधानी थी? महीणमती किस जनपद की राजधानी थी? तो ये आपको याद रखना, महीणमती है जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। और अगला है लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस की याद में जो है किसान दिवस मनाते हैं। कब? 23 दिसंबर को। ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपको याद रखना है। और 15 जनवरी थल सेना दिवस, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार की अलग अलग अपन डेली सीरीज लेके आएंगे। अपनी जो है ये पूरी क्लास आप जरूर देखिए, तो आपको जो है मैं उम्मीद करता हूँ लगभग प्रश्न आपको सही करने को मिले होंगे। और आपका जो है एक तरह से टेस्ट भी हो गया कि भाई मैंने कितने प्रश्न सही किए। तो कल थोड़ी क्लास इजी रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन तो लगभग लेवल यही रहता है कल टेक्निकल जीडी का। तो ये आपको याद रखना है। और अपने जो है इस प्रकार की लगभग 5, 10, 15 जो है क्लासें लेके आएंगे, जिसमें आपका इंडिया जी के पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ में साइंस की कुछ जो है अपन कैसे कहते हैं भाई कि कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और जो भी विषाणु जीवाणु से होने वाले रोग, तो इसकी मैं ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखें। स्टैटिक जीके पर भी अपन बात कर रहे हैं, जो है उसकी भी अलग अलग क्लासें अपन कंटिन्यू रखेंगे। स्टैटिक जीके से रिलेटेड यूनेस्को सूची में शामिल समाधि स्थल कौन कितना बड़ा, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं देखता रहूँगा आपका पेपर, और उसके अनुसार आपकी जो है क्लास लेने वाले हैं। तो अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी तैयारी को डेली कंटिन्यू रखें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।